हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज फूड न्यूट्रिशन का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। बिल्कुल बारीकी से, यानी बिल्कुल बेसिक जानकारी लेकर आई हूँ। तो इसके पहले वाली वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा। ये मोनोसैकेराइड के बारे में पूरा बताई हूँ, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज आता है। इसके बारे में पूरा जानकारी दे चुकी हूँ। तो इसमें ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहते हैं, और ये फ्रक्टोज को क्या, तो सबसे मीठी शर्करा कहते हैं, और ये क्या है, तो ब्रेन मस्तिष्क शर्करा कहते हैं ग्लैक्टोज को। अब चलते हैं आगे। अब देखेंगे हम लोग डाइसैकेराइड C12H22O11। डाइसैकेराइड का सूत्र है C12H22O11। इसमें आते हैं माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। डाइसैकेराइड में क्या क्या आता है? माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। अब देखेंगे एक एक करके। जैसे इसमें माल्टोज देखेंगे। माल्टोज अनाज की शर्करा है, और इसे जौ की शर्करा भी कहते हैं माल्टोज को। माल्ट शर्करा जो लिक्विड रूप अनाज, शराब व अल्कोहल में पाई जाती है। ठीक है, माल्टोज जो होती है जौ की लिक्विड रूप में, शराब के अल्कोहल में पाई जाती है, और इसे अनाज की शर्करा कहते हैं। जौ की शर्करा है, और यह अंकुरित अनाजों में भी पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट है, यह क्या है, अंकुरित अनाजों में भी पाए जाते हैं माल्टोज। माल्टोज को देखेंगे तो यह माल्टोज, फिर यहाँ पे एंजाइम माल्टेज है, अपने इसके बाद ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या हो जाएगा, माल्टोज हो जाएगा। जब माल्टोज में एंजाइम में माल्टेज मिलेंगे, यहाँ पे क्या, इसको अगर विखंडित करेंगे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या हो जाएंगे, तो माल्टोज हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। इतना ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या हो जाएंगे, तो माल्टोज हो जाएंगे। एंजाइम क्या है, तो माल्टेज है। एंजाइम माल्टोज के एंजाइम क्या होते हैं, तो माल्टेज होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब देखेंगे सुक्रोज। सुक्रोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलाकर क्या हो जाएंगे, सुक्रोज हो जाएंगे। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बराबर क्या हो जाएंगे, सुक्रोज हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये कैसे बनते हैं, इनके नामों से जानते हैं सुक्रोज को। तो इन्हें चुकंदर की शर्करा भी कहते हैं, जिसमें 12 से 18% गन्ने की शर्करा कहते हैं, 10 से 12% टेबल शुगर भी कहते हैं, घरेलू शर्करा भी कहते हैं। देखिए, शुगर, इसका एंजाइम जो होता है सुक्रोज को, एंजाइम जो होता है सुक्रेज होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या हो जाएंगे, सुक्रोज हो जाएंगे। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या हो जाएंगे, सुक्रोज हो जाएंगे। और इसका ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या हो जाएगा, तो सुक्रोज हो जाएगा। इसके एंजाइम का क्या नाम है, तो सुक्रेज है। इसके पहले बताई थी कि एच जहाँ लगेगा वो एंजाइम होगा, ओच जहाँ होगा क्या होगा, तो शर्करा होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज क्या हो जाएंगे, लैक्टोज हो जाएंगे। इसको देखिएगा, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन में इससे संबंधित आते रहते हैं। दूध की शर्करा यानी मिल्क शर्करा कहते हैं। लैक्टोज को मिल्क शर्करा यानी दूध शर्करा भी कहते हैं। सभी स्तनधारी के वर्ग के दूध में पाया जाता है। सभी स्तनधारी के वर्ग से दूध पाया जाता है
स्तनधारी जैसे जो स्तनधारी हैं, चाहे मतलब स्त्री हो या कोई जानवर की लेडीज हो, सभी में क्या होते हैं, तो ये दूध पाए जाते हैं और वो दूध जो होता है तो लैक्टोज ही बोलते हैं। ठीक है, यह वनस्पति से प्राप्त नहीं केवल प्राणियों से प्राप्त होता है। इसके पहले मैं बता दी हूँ कि मनुष्य हो या जानवर हो, ये प्राणियों से ही प्राप्त होते हैं। मानव दूध, मानव मात्र जो होता है, माँ के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज कितने मिलते हैं, तो 8 से 9%। ठीक है, मानव माँ के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज 8 से 9%। माँ का पहला दूध जो होता है कोलेस्ट्रम जिसे कहते हैं, माँ के पहले दूध को क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, माँ के पहले दूध को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, कोलेस्ट्रम नाम से जानते हैं। ठीक है, बच्चे का प्रतिरक्षा तीव्र में यानी बच्चे का प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में सहायक होता है। ये क्या होता है, रोगों से बचाता है। कोलेस्ट्रम जो होता है, कोलेस्ट्रम बोले तो जैसे बच्चे को जन्म देती है माँ, उसके कुछ दिनों तक, मान लीजिए हफ्तों दिनों तक, जो पीला गाढ़ा दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और वही माँ के लिए, माँ का दूध जो होता है बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अब देखेंगे लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज जो होता है तो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज मिलाकर क्या हो जाएंगे, तो लैक्टोज हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इसका एंजाइम क्या होता है, तो लैक्टेज हो जाएगा। ठीक है, लैक्टोज का एंजाइम क्या होगा, तो लैक्टेज हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि लैक्टोज का एंजाइम क्या होता है, तो लैक्टेज हो जाएगा। ठीक है, नोट में देखेंगे लैक्टोज को मिल्क यानी दूध, लैक्टोज दूध की शर्करा है, लैक्टोज दूध को पचाने वाला है। ठीक है, लैक्टोज क्या है, तो दूध को पचाने वाला है, लैक्टोज दूध की शर्करा है। अब इसके आगे देखेंगे कि लैक्टोज यानी लैक्टोमीटर जो होता है, तो दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र होता है। लैक्टोमीटर जो होता है दूध की शुद्धता मापता है, लेकिन लैक्टोबैसिलस जो होता है ये दूध को खराब करने वाला जीवाणु होता है। तो इसमें अंतर आप जरूर देखें कि लैक्टोमीटर जो होता है दूध का शुद्धता मापता है, लैक्टोबैसिलस जो होता है दूध को खराब करने वाला जीवाणु होता है। आगे देखेंगे दूध में आयरन नहीं पाए जाते हैं। दूध में क्या नहीं पाए जाते हैं, तो आयरन नहीं पाए जाते हैं, और क्या नहीं पाए जाते हैं, तो विटामिन सी नहीं पाए जाते हैं। आयरन और विटामिन सी नहीं पाए जाते हैं। सर्वाधिक तत्व कौन से पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक तत्व कैल्शियम पाए जाते हैं। दूध को कैसे बचाया जा सकता है, तो पाश्चुरीकरण के माध्यम से। पाश्चुरीकरण मतलब गर्म करके। दूध में पीलापन जो होता है तो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। दूध का पीलापन किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के वजह से होता है। सफ़ेद क्यों होता है, तो केसिन, यह एक प्रोटीन है। दूध सफ़ेद क्यों है, तो एक है केसिन की वजह से होगा, और यह क्या है, केसिन एक प्रोटीन है। ठीक है, दूध का सफ़ेदी केसिन की वजह से, और यह एक प्रोटीन है। पीलापन तो कैरोटीन बचाता, इसको बचाना मतलब बचाया कैसे जा सकता है, पाश्चुरीकरण के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखेंगे पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड जो होती हैं, इसके पहले जो मैं पढ़ाई थी तो पॉलीसैकेराइड के बारे में बताई थी कि पॉलीसैकेराइड जो होती हैं ये सबसे जटिल होती हैं। स्वाद में फीके भी होते हैं, जैसे मान लीजिए स्टार्च बताई थी, इसमें शर्करा के लाखों अणु पाए जाते हैं, ये भी बताई थी। इसका पाचन सबसे देर में होता है। यह जो होता है मधुमेह के रोगियों को
दिया जाए तो यह मतलब उनके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा गाइस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। स्टार्च, स्टार्च क्या है? एमाइलेज। स्टार्च को हम एमिलम भी नाम से जानते हैं, जैसे एमिलम। स्टार्च का नाम क्या है? तो एमिलम, और यह वनस्पतियों से हमें प्राप्त होता है। स्टार्च का दूसरा नाम यदि पूछा जाए क्या है, तो एमिलम। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है एमिलम। और ये किससे पाए जाते हैं? तो प्लांट से, यानी वनस्पतियों से पाए जाते हैं। यह प्लांट में संचित भोज्य पदार्थ है। यह प्लांट में संचित भोज्य पदार्थ है। यह कच्चे फलों में और बीजों में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, तो क्या है? तो यह प्लांट में संचित भोज्य पदार्थ है। यह कच्चे फलों में और बीजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अनाज में लगभग कितने परसेंट? 65% पाए जाते हैं। अनाज में कितने परसेंट? तो 65% पाए जाते हैं। बीजों में कितने परसेंट पाए जाते हैं? तो 20 से 35%। कितने? 20 से 35%। फलों में कितने पाए जाते हैं? तो 2 से 10%। फलों और सब्जियों में कितने पाए जाते हैं? 2 से 10%। यह ठंडे जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु गर्म जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। यह ठंडे जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु इसके पहले मैं बता रखी थी कि स्टार्च जो होते हैं, यानी चावल, साबूदाना, एग्जाम्पल में दे दी थी। इसके पहले वाले वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा, देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा। कैप्सूल का बाहरी आवरण भी स्टार्च का ही बना होता है। जैसे हम लोग जीभ पे रखते हैं, वो क्या होता है? गलना चालू हो जाता है। तो कैप्सूल किस चीज़ से बना होता है? उसका बाहरी आवरण तो स्टार्च का ही बना होता है। स्टार्च का पाचन मुख्यतः हमारे शरीर में मुख्य गुहा में ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्च, टाइलिन, ये है माल्टोज, इधर है स्टार्च जो होते हैं पॉलीसैकेराइड। ये क्या है? टाइलिन जो है मुगुआ यानी एंजाइम। एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? मुगुआ में पाए जाते हैं। और ये क्या है? तो माल्टोज। माल्टोज क्या है? तो डाइसैकेराइड। और ये माल्टोज जो होती है छोटी आंत में छोटी आंत में ये मतलब इसका पाचन करता है। और ये जो ग्लूकोज है ये मोनोसैकेराइड का भाग है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग सेलुलोज। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला, मनुष्य में इसका पाचन नहीं होता है। इससे कोई कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलती है। सेलुलोज जो होता है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला चीज़ है, और ये मनुष्य में इसका पाचन भी नहीं होता है। इससे कोई कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलती है। रफेज यानी फाइबर, इसे क्या किस नाम से जानते हैं? रफेज, रेशा या फाइबर। सेलुलोज को कई नामों से जानते हैं, जैसे रफेज, रेशा और फाइबर। यह पाचन व उत्सर्जन में सहायक है। एक व्यक्ति के आहार में 8 से 15 ग्राम रेशा रफेज होना चाहिए। एक व्यक्ति के आहार में यदि खाना हम संपूर्ण थाली में खाना दे रहे हैं तो उसमें कितना होना चाहिए? 8 से 15 ग्राम रेशा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या कब्ज तोड़ता है। इससे कैलोरी की ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन ये कब्ज तोड़ेगा। कब्ज के मरीजों को आहार में फाइबर अधिक मात्रा में लेना चाहिए। जैसे कब्ज के मरीज हैं तो उनकी थाली में क्या होना चाहिए? अधिक मात्रा में फाइबर यानी रेशा होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अंग और शेषी। पहले से सेलुलोज का पाचन करता है, पहले करता था, कच्चे मांस को भी पचाता था। प्लांट की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बना होता है। जो प्लांट होते हैं उसकी कोशिका भित्ति किससे बनता है? सेलुलोज से बनाया जाता है, और ये केवल प्लांट में ही पाया जाता है।
मतलब पेट यानी बड़ी आंत के पास एक वो होता है अपेंडिक्स नाम से जिसे जाने जाते हैं, तो वो अवशेषी भाग हो चुका है। अगर उसमें अनाज वगैरह पड़ भी जाता है तो वो अपेंडिक्स का रूप ले लेता है, तो वो एक अवशेषी भाग होता है। और ये वर्मीफार अपेंडिक्स इसे क्या कहते हैं, तो अवशेषी कहते हैं। पहले सिर्फ सेलुलोज का पाचन करता था। पहले क्या करते थे लोग, कच्चे मांस खाते थे, घास फूस सभी लोग खा लेते थे, तो उसका पाचन करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये अवशेषी अंग हो गया था। अब आगे देखेंगे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बारे में जानेंगे। ग्लाइकोजन जो होता है यह जंतु कार्बोहाइड्रेट इसे कहते हैं। यह जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ है, यह पौधों में नहीं पाया जाता है। ग्लाइकोजन जो होता है जंतु कार्बोहाइड्रेट है, यह जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ है, यह पौधों में नहीं पाया जाता है। यह मानव जानवरों में 2 जगह यकृत, लीवर यानी जिगर या कलेजा मांसपेशी में पाए जाते हैं। ये क्या होता है, मानव जानवर में 2 जगह, मानव हो या जानवर में 2 जगह यकृत, लीवर, जिगर या कलेजा में पाए जाते हैं। यकृत में कितने, तो 200, और मांसपेशी में कितने पाए जाते हैं, तो 350 ग्राम पाए जाते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन जो है यकृत में 200 ग्राम पाए जाते हैं और मांसपेशी में कितने, तो 350 ग्राम, 3 से 350 ग्राम पाए जाते हैं। इसके बाद इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से निकलता है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है किससे निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, और इसके द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से निकलने के बाद क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि ग्लाइकोजन जो होता है यकृत में यानी लीवर या जिगर या कलेजा जो होते हैं एक ही नाम है, तो इसमें 200 ग्राम पाए जाते हैं, 200, और इसमें क्या मांसपेशी में कितने, तो 350 नहीं तो 300 भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से निकलता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कार्य करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन क्या है, तो ये पॉलीसैकेराइड का एक भाग है। ये भी क्या है, जटिल में आता है। तो यह रोटी की परत, जो रोटी के ऊपरी परत होती है या भुने हुए टोस्ट की ऊपरी परत, जैसे हम टोस्ट लेते हैं, ये टोस्ट हो गया, इसकी ऊपरी परत का ब्राउन ब्राउन होता है उसमें पाया जाता है। रोटी जो होती है, रोटी उसमें छोटे छोटे रेड कलर के जो ब्राउन कलर में होते हैं उसमें भी डेक्स्ट्रिन पाए जाते हैं। ठीक है, भुने चावल जो होते हैं जिसे हम क्या करते हैं, पहले उसको उकड़ा करते हैं, नहीं भुना, या मान लीजिए कोई चावल को भून रहे हैं या उकड़ा भी कर रहे हैं तो उसमें भी ये डेक्स्ट्रिन पाया जाएगा। या चावल थोड़ा जल गया, उसमें रेड हो गया, वो भी डेक्स्ट्रिन उसमें भी पाया जाता है। बिस्किट जो है, बिस्किट के ऊपरी परत, हम लोग बिस्किट क्या करते हैं, बिस्किट कैसा होता है, तो बिस्किट का आकार ये, ठीक है, तो उसके ऊपर जो होता है पूरा ब्राउन कलर ही पूरा होता है, उसके अंदर तो वाइट कलर होता है, जो ऊपरी परत होता है उसमें भी डेक्स्ट्रिन पाए जाते हैं। मुख में रोटी व चावल चबाने पर वह हमें मीठा डेक्स्ट्रिन के कारण होता है। जैसे हम रोटी या चावल जब हम खाते हैं या चबाते हैं तो क्या मुंह में जो मीठा लगता है किसकी वजह से लगता है, तो डेक्स्ट्रिन की वजह से ही लगता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि डेक्स्ट्रिन का कार्य क्या है। तो रोटी या भुने चावल या टोस्ट के ऊपरी परत या बिस्किट के ऊपरी परत जो ब्राउन कलर के होते हैं वही उसे डेक्स्ट्रिन कहते हैं। जो हम लोग रोटी चावल मुख में खाते हैं, चबाते हैं और उसकी जिसके कारण मीठा लगता है उसे भी हम डेक्स्ट्रिन ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब पैक्टिन देखेंगे। पैक्टिन क्या है, यह फलों के छिलके के नीचे मुख्य रूप से पाया जाता है।
जैसे ये फल हो गया, कोई भी फल, मान लीजिए एप्पल ही रख लीजिए, ठीक है, मान लीजिए एप्पल बन गया, कम जगह में बनाना चाह रहे हैं। एप्पल हो गया। एप्पल के क्या होता है, एप्पल के जब हम छिलका उतारते हैं, इसका छिलका मान लीजिए उतर गया, इसके बीच वाले जो भाग होते हैं वो क्या है, उसके कारण वही होते हैं पेक्टिन, उसे मान लीजिए उसे ही बोलते हैं, ठीक है। यह फलों के छिलके के नीचे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। छिलके के नीचे बोली हूँ, एकदम पूरी तरह से नीचे नहीं, इसके थोड़ा ये पर जैसे हम लोग छिलका निकालते हैं उसके नीचे की बात हो रही है, मुख्य रूप से पाया जाता है। यह जानवरों के सींग या तथा खुर में पाया जाता है। पेक्टिन जो होता है तो छिलके के नीचे या जानवरों के सींग तथा खुर में पाए जाते हैं। पेक्टिन का उपयोग अतिसार या डायरिया के लोगों के लिए किया जाता है। पेक्टिन का उपयोग जो होता है अतिसार या डायरिया के लोगों के लिए क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। इससे भी ऊर्जा नहीं मिलती है, पेक्टिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है, इससे ऊर्जा नहीं मिलता है। लेकिन ये क्या होता है, अतिसार या डायरिया, जैसे ये एक बीमारी है अतिसार डायरिया, तो इसमें इसको उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नोट कीजिए, ग्लूकोज का स्तर शरीर बढ़ना और घटना, बढ़ेगा तो इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे। बढ़ेगा ग्लूकोज का स्तर अगर बढ़ेगा तो हम क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया। घटेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। घटने को हाइपर और बढ़ने को हाइपर और घटने को हाइपो, ठीक है, बढ़ने को हाइपर और घटने को हाइपो। आई होप क्लियर हो रहा होगा। हाइपर मतलब अधिक, हाइपो मतलब कम, ठीक है। इसके बाद देखेंगे मोनोसैकेराइड का रासायनिक वर्गीकरण। इसको नोट कर लीजिएगा आप जरूर। मोनोसैकेराइड का रासायनिक वर्गीकरण जो होता है, इसमें इसको दो वर्गों में विभाजित किया है, एल्डिहाइड वर्ग और कीटोन वर्ग। एल्डिहाइड में CHO यानी ग्लूकोज ग्लैक्टोज, और कीटोन में जो होता है फ्रक्टोज पाया जाता है, ठीक है। मोनोसैकेराइड के रासायनिक वर्गीकरण में इसको दो भागों में विभक्त किया गया है, यानी एल्डिहाइड वर्ग और कीटोन वर्ग। CHO यानी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज इसमें पाए जाते हैं एल्डिहाइड वर्ग में, और कीटोन वर्ग जो होता है तो इसमें CO यानी फ्रक्टोज, किसमें, तो कीटोन वर्ग में। इसको दो भागों में बांटा गया है। आपको क्लियर हो रहा होगा कि एल्डिहाइड वर्ग में अगर पूछ दिया तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज हो जाएगा, कीटोन वर्ग में पूछेगा तो फ्रक्टोज हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे स्टार्च, गर्म पानी अभिक्रिया, यानी इसमें गर्म पानी में जब हम मिक्स करते हैं, डालते हैं, तो या इसका फूलना या चिपचिपा हो जाना क्या होता है, जिलेटिनेशन हो जाता है, जिलेटिनाइजेशन, ठीक है। गर्म पानी में कोई चीज़, मान लीजिए ये बर्तन है, बर्तन में हम क्या किए, गर्म पानी डाल दिए, गर्म पानी में क्या कर दिए, कोई चावल को डाल दिए, चावल हो साबूदाना हो उसको डाल दिए, फिर क्या हुआ, जब चावल बन जाती है उस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, तो जिलेटिनाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब इसको दूसरे भागों में देखा जाए तो उसको छोटा करना, जैसे ये क्या है, जिलेटिनाइजेशन हो गया, फिर उसी क्रिया को वापस उसी अवस्था में आने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो स्ट्रोग्रेडेशन। अगर जो चावल, मान लीजिए चावल है छोटा छोटा, इसको जब हम जिलेटिनाइजेशन किए तो बड़ा बड़ा इसका भाग हो गया, ठीक है, काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया। अब इसको क्या किए मैं, ये बड़ा वाला भाग हो गया, अब इसको क्या कि इस रूप में मुझे लाना है, तो इसके लिए क्या करना है, उसको मैं धूप में सुखाऊंगी। जब धूप में सुखाऊंगी तो क्या हो जाएगा, इस वाली क्रिया में आ जाएंगे छोटे छोटे,
तो छोटे छोटे जब क्रिया में आएंगे इसको हम क्या जानेंगे, किस नाम से जानेंगे, तो रेट्रोग्रेडेशन। रेट्रोग्रेडेशन, अगर बड़ा जिलेटिनाइजेशन होगा तो बड़ा हो जाएगा और रेट्रोग्रेडेशन होगा तो छोटा हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्च यानी ठंडा पानी या बाहर सिकुड़ना, कड़ा होना, रेट्रोग्रेडेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसको फुल जानकारी यहाँ से देख सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिए। चलिए मैं कर देती हूँ एक बार। स्टार्च का गर्म पानी से अभिक्रिया कर स्टार्च के अणुओं का चिपचिपा व फूलने की प्रक्रिया जिलेटिनाइजेशन कहलाती है। ठंडा होकर यह पुनः सिकुड़ व कड़े हो जाते हैं क्योंकि इससे जल बाहर निकल जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, तो रेट्रोग्रेडेशन कहते हैं। रेट्रोग्रेडेशन की प्रक्रिया में स्टार्च से जल बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को हम सिम्बोसिस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार और देख लीजिए थोड़े से। मान लीजिए ये सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, ये सूर्य हो गया। अब जिलेटिनाइजेशन तो आप जान गए हैं कि छोटे चावल का बड़े चावल यानी कि चावल से भात बना देना क्या है, जिलेटिनाइजेशन है। अब उसको जब ये सूर्य का प्रकाश, ये जब सूर्य से ये धूप लग रही है, उसका पानी जो सूख रहा है उसको सिम्बोसिस कहेंगे। जो पानी सूख रहा है धीरे धीरे उसको सिम्बोसिस कहेंगे। और जो एकदम पूरी तरह सूख कर जैसे चावल का रूप ले लेगा, छोटा छोटा रूप ले लेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, रेट्रोग्रेडेशन कह देंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में फिर पूछ लीजिएगा, फिर से बना दूँगी, आपके लिए बता दूँगी। ठीक है, आगे अब देखेंगे भूरा रंग। भूरा रंग किसके कारण होता है, तो शुगर चीनी को गर्म करने पर वह भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कैरेमलाइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को कैरेमलाइजेशन कहते हैं, जैसे चीनी गर्म करना, पेड़ा बनाना। कैरेमलाइजेशन, शुगर चीनी को गर्म करने पर वह भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कैरेमल कहते हैं। भूरे रंग होना कैरेमल होगा, भूरे रंग होना क्या होगा, तो कैरेमल होगा। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो कैरेमलाइजेशन भी कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो चीनी गर्म करना या पेड़ा बनाना, ठीक है, कैरेमलाइजेशन रहेगा। आगे देखेंगे, इसके पहले इसको मैं बताई थी डेक्स्ट्रिनाइजेशन क्या होता है, तो स्टार्च डेक्स्ट्रीन से युक्त पदार्थ को गर्म करने पर वह भूरे रंग में परिवर्तित होता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रिनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसके पहले मैं बताई थी, पहले इसी वीडियो में बताई हूँ पहले डेक्स्ट्रिनाइजेशन कि स्टार्च या डेक्स्ट्रिन रोटी वगैरह के बारे में बताई हूँ, जैसे उसके ऊपर भूरे रंग का हो जाना या टोस्ट के ऊपर भूरे रंग का होना, या जैसे हम रोटी चबा कर खाते हैं वो मीठा लगना, ये क्या होता है, तो डेक्स्ट्रिनाइजेशन होता है। जैसे ठोस लाई को गर्म करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है, तो ये भी लाई का भी एग्जाम्पल ठीक है। ठीक है, आगे अब मैलार्ड अभिक्रिया देखेंगे। मैलार्ड अभिक्रिया में क्या है, खोज लुई मैलार्ड ने किया था। मैलार्ड अभिक्रिया की खोज किसने किया था, तो लुईस मैलार्ड ने किया था। शुगर यानी अमीनो एसिड, शुगर अमीनो एसिड, ये प्रोटीन का छोटा भाग है अमीनो एसिड, तो इसको गर्म करने पर भूरे रंग में परिवर्तित हो जाना के तो मैलार्ड अभिक्रिया हो जाएगा। अर्थात जिसमें शुगर प्लस प्रोटीन पाया जाता है उसका रंग भूरा होना। ठीक है, जिसमें शुगर और प्रोटीन, अच्छा एक चीज आपको याद होने के लिए मैं बता रही हूँ, मैलार्ड यानी मैलार्ड में जैसे दूध है, दूध में क्या है, तो मलाई है,
मलाई है। सॉरी गाइस, थोड़ा बार बार रिमूव हो जा रहा है, आप डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होइएगा। तो मलाड जो होता है, तो दूध की मलाई और मलाई को मलाड समझ लीजिएगा। और इसमें क्या दिया है, प्रोटीन। प्रोटीन किस में मिलता है, तो दूध में, ठीक है। तो दूध हो गया, शुगर हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा, उसका रंग भूरा, यानी उसका रंग भूरा, यानी प्रोटीन का रंग भूरा होना मैलाड की प्रक्रिया हो गई। और मैलाड यहाँ देख ही सकते हैं कि लुइस मैलाड, खोज किसने किया, तो लुइस मैलाड। नाम तो बिल्कुल मिलता जुलता है, तो ये आसानी से याद हो ही जाएगा, ठीक है। अर्थात जिसमें शुगर प्रोटीन पाया जाता है उसका रंग भूरा होना मैलाड कहलाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए, ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लाइकोजिनोसिस और ग्लाइकोजिनोसिस, ठीक है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन तक की प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोसिस कहते हैं। लेकिन ग्लाइकोजन से ग्लूकोज तक की प्रक्रिया क्या कहेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोज यहाँ पे देख सकते हैं, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन तक की प्रक्रिया क्या कहेंगे, तो ग्लाइकोजिनोसिस। लेकिन ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की प्रक्रिया क्या कहेंगे, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यहाँ पे LY, यहाँ पे देख सकते हैं LY और यहाँ पे भी LY, तो इसको ध्यान रखिएगा। अमीनो एसिड फैट एसिड, यानी यहाँ ग्लूकोज, अमीनो एसिड से ग्लूकोज की प्रक्रिया क्या कहेंगे, तो ग्लाइकोनियोजिनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोनियोजिनेसिस। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल की प्रक्रिया क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल की प्रक्रिया क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। आई होप गाइस क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद हम आगे चलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ऐसे हम आपको पूरे सिलेबस कंप्लीट कराऊंगे, पूरे आप धीरे धीरे करके पूरी वीडियो कंप्लीट करते रहिए। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों तक, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।